हाँ No, जी, ma'am. नहीं No, मैम। ma'am. स्क्रीन इज No, ma'am. ओके, जस्ट अ मिनट। Okay, is the screen visible now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस मैम। Okay, so let's start today's lecture. So anybody having any doubt in previous lectures, whatever we have done in previous lectures, like we have discussed about a deterministic and a non-deterministic algorithm. So anybody having any doubt in that? That was clear to you? Till now we have discussed about deterministic and non-deterministic algorithm. Fine. Then we have discussed about P algorithms and P problems and basics of NP problems. Fine. So what was there in deterministic algorithm if we have to describe in single line or two lines? How will you describe it? Deterministic algorithm. Any student want to answer? Or shall I repeat once? Let's do it other way. So I'm giving you a scenario. Fine. You are suppose I have told you to perform matrix multiplication. You have to write an algorithm for matrix multiplication. Is it deterministic or non-deterministic? Hanji? Ma'am, please repeat. Deterministic. I'm giving you a, just a simple scenario that you have to perform matrix multiplication. So you are supposed to design an algorithm for matrix multiplication. Is it deterministic algorithm or non-deterministic? Deterministic. 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 How are you calling it deterministic? आपको कैसे पता चला कि ये deterministic है? Ma'am, because we know what the output is going to be if we give any certain input. Any other reason? Now see, अगर आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे, वो क्या है कि एक मैथमेटिक लॉजिक है, उसको आप चेंज कर सकते हो? कोई मैथमेटिकल लॉजिक है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही होगी, उसका कोई एक सिंगल लॉजिक है, सिंगल फॉर्मूला है, उसी को फॉलो करोगे। तो जब उसके लिए एल्गोरिदम डिजाइन करोगे तो सेम ही डिजाइन करोगे। इट मींस जो उसका लॉजिक है, जो उसका फ्लो है एल्गोरिदम का, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो एग्जीक्यूट होनी है, वो ऑलरेडी डिटरमिन्ड है। आप जस्ट उसके लिए लॉजिकली उसको सिंटैक्स में पुट कर रहे हो, ठीक है? तो इसलिए वो एल्गोरिदम किस कैटेगरी में आएगी? डिटर्मिनिस्टिक में। नाउ लेट अस से आपको फैक्टोरियल का प्रोग्राम बनाना है, तो वो किस कैटेगरी में आएगी? डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक? फैक्टोरियल इट इज अगेन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है, क्योंकि सिंगल लॉजिक है, फैक्टोरियल एक ही वे से कैलकुलेट होता है। अब उसके लिए जो लॉजिक है, चाहे आप यूजिंग अ फंक्शन बना लो, ठीक है, चाहे आप उसमें आइट्रेशन लगा लो, वो तो लॉजिक तो सेम ही रहा ना कैलकुलेट करने के लिए। चाहे आपने एक फंक्शन बना के रिकर्सिव कॉल करवा के प्रोग्राम कर लिया, चाहे आपने उसके लिए पर्टिकुलरली कोई आइट्रेशन, कोई लूप यूज किया, बट लॉजिक वही है फैक्टोरियल को कैलकुलेट करने का। सो इट इज अगेन डिटर्मिनिस्टिक। नाउ अगेन इफ वी आर टॉकिंग अबाउट सर्चिंग एल्गोरिदम, ठीक है, इट इज लीनियर सर्च, इट इज बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च का क्या लॉजिक होता है? सिक्वेंशियल सर्च, स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी फर्स्ट एलिमेंट आप लिस्ट को ट्रैवर्स करते हो टिल द लास्ट एलिमेंट, ठीक है, बट नोवेयर यू हैव चेंज द लॉजिक। लॉजिक वही रहेगा, लीनियर में सिक्वेंशियल ही परफॉर्म होगी, वन आफ्टर अनदर, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसलिए लीनियर सर्च भी क्या आ गई? अंडर द कैटेगरी ऑफ डिटर्मिनिस्टिक। एंड सिमिलरली अगर आप बाइनरी सर्च परफॉर्म कर रहे हो, बाइनरी सर्च का देयर इज सिंगल लॉजिक के लिस्ट को मिड से डिवाइड कर दो, ठीक है, फिर जो आपके पास लेफ्ट एंड राइट दो सब लिस्ट बन गई, उनके उसके बाद में उस सब लिस्ट को फर्दर आप मिड से डिवाइड करते हो। यू कीप ऑन डिवाइडिंग अंटिल एंड अनलेस यू गेट द शॉर्टेस्ट लिस्ट, ठीक है, शॉर्टेस्ट प्रॉब्लम, जिसमें हम डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं बाइनरी सर्च में। तो अगेन आपको सारा लॉजिक पता है, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम। और जितने भी हमारे डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम्स होती हैं, दे आर सॉल्वेबल इन पॉलिनोमियल टाइम, ठीक है, पॉलिनोमियल टाइम में वो सॉल्वेबल होती है। और जो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम होती हैं, वो कौन सी होती है? जिनका हमें अभी कंसेप्ट नहीं पता है एट द टाइम। राइट नाउ वी आर नॉट अवेयर ऑफ के इसकी कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन है, वो किस फॉर्मेट में
आप उसको एग्जीक्यूट करोगे। तो अगर आपके पास किसी लॉजिक में कोई कंफ्यूजन है, अभी आपके पास लॉजिक नहीं है, यू हैव नॉट डिजाइन दैट लॉजिक, तो आपके पास वो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक की। और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम कौन सी होती है, जो हमारे पास पॉलिनोमियल टाइम में सॉल्व नहीं होती, एक्सपोनेंशियल टाइम में होती है। ठीक है। और हमारे पास हमारा टारगेट क्या होता है कि जो एक रिसर्चर होता है उसका क्या वो आएंगी, वो आएंगी डिटर्मिनिस्टिक कैटेगरी में। ठीक है। और उसमें जो आपके पास नहीं आएगी उस कैटेगरी में, वो कौन से उसमें आ जाएगी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक कैटेगरी में आएंगी। ठीक है। तो उस केस में व्हाट यू कॉल के अगर आपके पास आज की डेट में कोई लॉजिक नहीं है, जो पहले से नहीं हो रखा काम, तो आप एक नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम लिख दो जो एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्व हो रही है। लेटर ऑन उस वर्क को कोई और रिसर्चर उस पर वर्क करेगा अगर सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम पे, तो वो उस पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को रिप्लेस कर देगा, और जो उसकी रिप्लेसमेंट हो जाएगी वो आपके पास आ जाएगी नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम से डिटर्मिनिस्टिक की कैटेगरी में। ठीक है। क्लियर? एनी कंफ्यूजन इन दिस थिंग? अगर अभी भी किसी को कोई कंफ्यूजन है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक में, तो पहले मेरे को बता दो। आफ्टर दैट वी विल मूव टू नेक्स्ट थिंग। ठीक है। और पी एंड एनपी में कोई कंफ्यूजन? क्लियर है हाँ मैम। जी। Am I audible? Yes, ma'am. हाँ जी बच्चे, any confusion in this point or shall we start further? नो कंफ्यूजन मैम। Am I audible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. I think there was some disturbance in between, शायद मेरा disconnect हुआ था audio. So is it okay now? Okay, Yes, fine. ma'am. Okay, fine. If I'm audible, then if you have no doubt in deterministic and non-deterministic, so we are proceeding to the next topic. So we have discussed about exponential non-deterministic problems, which were saying that if we find solution to any one exponential problem, then we can find solution to other problems also. जिसमें हमने ये चीज कही थी. Let me show you that once again. So this was the thing that we discussed in previous lecture. ठीक है, P problems, NP problems, examples of P and NP. Then is P equal to NP? Then we discussed about this thing. इसमें हमारे पास क्या था? This was part exponential time algorithms were a part of non-deterministic algorithm. और target क्या होता है कि जो exponential time में algorithm solve हो रही हैं उनको हमें change करना है polynomial time में. ठीक है. I'm repeating this statement because this is very important statement. So understand this carefully. I'm saying if any algorithm is written in exponential time, it is solvable in exponential time, then our target is to convert that exponential time algorithm into polynomial time algorithm. ठीक है. और नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिदम्स होती हैं वो सॉल्व होने के लिए बहुत ज्यादा टाइम ले रही होती हैं. इसलिए हमारा टारगेट क्या होगा, हम क्या करते हैं एज अ रिसर्चर, व्हाट वी डू, वी से कि जो आपकी एल्गोरिदम है, अगर इनमें से कोई भी एक सिंगल एल्गोरिदम जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो
किसी एक को आप पॉलिनोमियल टाइम में कन्वर्ट कर सकते हो, तो बाकी की जो सारी होंगी वो सेम उसी बेस से सॉल्वेबल हो जाएंगी। तो अगर मैं बोलूं कि आपने 0-1 नैपसैक का एक्सपोनेंशियल से पॉलिनोमियल टाइम कन्वर्जन एल्गोरिथम क्रिएट कर लिया, तो इट मीन्स सिमिलर लॉजिक अप्लाई करके आप ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन भी कर सकते हो, सम ऑफ सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, ग्राफ कलरिंग भी कर सकते हो, और हैमिल्टोनियन साइकिल्स भी कर सकते हो, because it's very challenging task to convert from exponential time algorithm to polynomial time. So best option is, we always say कि if any algorithm is solvable in exponential time, it is exponential non-deterministic problem. Then we say if we find solution to any one exponential problem, then we can find the solution to all others. ठीक है? बट द थिंग इज कि हाउ इज इट पॉसिबल, 0-1 नैपसैक तो डिफरेंट है, ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम डिफरेंट है, और सारी प्रॉब्लम्स अलग अलग है, सभी का अपना डिफाइंड लॉजिक और अपना ऑब्जेक्टिव है। तो द थिंग इज कि हमें इनको रिलेट कैसे करना है। सो द क्वेश्चन इज हाउ टू रिलेट देम, हाउ टू रिलेट दिस एल्गोरिथम। सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट वन बेस प्रॉब्लम। उस केस में हम क्या करेंगे, लेट्स स्विच टू करंट प्रेजेंटेशन। नाउ सी, अब मैं आपको क्या बोल रही हूँ कि इसमें हमारे पास टारगेट क्या है कि अगर आपके पास कोई भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्वेबल थी, आपने एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल लिया, तो आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो इट मीन वहां पे आप क्या फाइंड आउट करना है, यू हैव टू रिलेट द प्रॉब्लम। आपको क्या फाइंड करना है, रिलेशन। जो डिफरेंट एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम्स एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम्स है, उनमें क्या रिलेशन है। सो इन दिस केस द क्वेश्चन विल बी कि रिलेट कैसे करेंगे, हाउ टू रिलेट। सो फॉर दैट वी नीड टू फाइंड आउट वन थिंग एंड दैट इज नोन एज बेस प्रॉब्लम। जितनी भी प्रॉब्लम्स है उनमें से एक प्रॉब्लम फाइंड आउट कर लो, उस प्रॉब्लम को आप डिफाइन कर दोगे एज अ बेस प्रॉब्लम, ठीक है। सो नाउ देयर इज वन मोर क्वेश्चन कि हाउ टू फाइंड आउट द बेस प्रॉब्लम, कि उसके लिए कैसे आपने सोल्यूशन फाइंड करना है। द बेस, दैट बेस प्रॉब्लम के लिए हमारे पास क्या होता है, सेटिस्फाइबिलिटी की कैटेगरी है। नाउ हैव अ लुक एट दिस डायग्राम। कि एनपी का एक सबसेट होता है पी। अब इसमें पी एंड एनपी में क्या था, पी आर पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल। एनपी प्रॉब्लम्स कौन सी होती है हमारे पास, जो प्रॉब्लम्स नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल है, बट पी एंड एनपी आर नेवर इक्वल, ठीक है। एनपी, ऑल्दो पी इज अ सबसेट ऑफ एनपी, बट पी एंड एनपी आर नॉट इक्वल। तो हमने इसको सबसेट क्यों माना है कि मेरे पास अगर 10 नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिथम थी, उनको आप किसी टाइम पे जाके इन फ्यूचर पी में अगर कन्वर्ट कर देते हो, पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल बना देते हो, दैट्स व्हाई दिस इज अ पार्ट ऑफ दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये वेन डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रही है कि P इज अ सबसेट ऑफ NP बट दे आर नॉट इक्वल। एंड उस केस में हमारे पास क्या आ गया, नाउ दिस डायग्राम इज फर्दर एक्सटेंडेड। इसमें हमारे पास क्या आ गया, NP कंप्लीट एंड NP हार्ड आ गया। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी कौन सी आ गई है आपके पास, NP हार्ड की। अब NP हार्ड प्रॉब्लम को अगर मैं सिंपली डिफाइन करूं, आई विल सिंपली डिफाइन NP हार्ड प्रॉब्लम एज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम। तो हार्डेस्ट प्रॉब्लम कौन सी होगी, आप किसको हार्ड बोलोगे, आप बोलोगे दिस कांट बी सॉल्व। इसके लिए अभी हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, बिकॉज NP हार्ड इज अ पार्ट ऑफ NP, ठीक है। तो NP कौन सी थी, एक्सपोनेंशियल टाइम में जो सॉल्व हो रही है, ठीक। उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन कौन सी हो सकती हैं जो अभी तक आपने डिटर्मिन नहीं करी है। तो उस NP की कैटेगरीज कौन सी आ गई, NP हार्ड एंड NP कंप्लीट। इफ यू हैव टू सिंपली डिफाइन, आपको 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज NP हार्ड प्रॉब्लम, तो NP हार्ड प्रॉब्लम क्या होगी, दैट इज द हार्डेस्ट प्रॉब्लम जिसके लिए अभी तक पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल सोल्यूशन हमारे पास कोई भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा कि NP प्रॉब्लम भी है और वो NP हार्ड भी है। तो अगर ये दोनों कैटेगरीज में लाई करेगा, बट इट इज नॉट P, रिमेंबर दिस इज नॉट P, NP है एंड NP हार्ड है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगी, NP कंप्लीट की, क्योंकि यू कैन सी दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट। NP प्रॉब्लम एंड NP हार्ड प्रॉब्लम दोनों के जो प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगी,
लाई करेगी, तो वो कौन सी प्रॉब्लम आएगी, एनपी कंप्लीट। दिस वी विल डू विद केस स्टडीज, इसकी केस स्टडीज करेंगे जिससे आपको प्रॉपर क्लियर हो जाएगा कि जो हम इस डायग्राम का है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है। नाउ सी डेफिनेशन ऑफ एनपी हार्ड, अ प्रॉब्लम इज क्लासिफाइड एज एनपी हार्ड then an algorithm for solving it can be translated into any NP प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम आपके पास जो है वो सॉल्व हो सकती है, क्लासीफाई हो सकती है एनपी हार्ड में, वो एल्गोरिदम सॉल्वेबल है और वो ट्रांसलेट हो सकती है किसी भी एनपी प्रॉब्लम में। और वी कैन से दिस इज एट लीस्ट एज हार्ड एज एनी एनपी प्रॉब्लम। ये इतनी हार्ड होगी कि कोई भी प्रॉब्लम, हार्ड मीन्स हार्डेस्ट प्रॉब्लम जो अभी तक पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल नहीं बनी है, तो किस कैटेगरी में सॉल्वेबल होगी वो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल। क्लियर? एनी डाउट इन दिस डिटर्मिनिस्टिक कैटेगरी? हो मैम। हाँ जी, कौन बताएगा फिर इसके बारे में ब्रीफ मुझे? हु विल ब्रीफ अबाउट दिस? नो वन? डाउट के लिए बोल रहे हो? नो डाउट, इट इज क्लियर। बट अगर मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ फिर आप बता नहीं रहे हो कि हाँ जी ये इसका क्या आंसर है, तो एनपी हार्ड क्या होगी, कॉम्प्लेक्स Which is प्रॉब्लम। तो वी unsolvable. कैन से हार्डर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, सिंपल टर्म्स में। नाउ नेक्स्ट कैटेगरी थी एनपी कंप्लीट की। तो अ प्रॉब्लम एक्स, कोई भी प्रॉब्लम है एक्स जो एनपी भी है, ठीक है, और एनपी हार्ड भी थी, तो एनपी कंप्लीट हो, हाँ दोनों की कैटेगरी में आएगी। इट इज एनपी कंप्लीट इफ एंड ओनली इफ एवरी अदर प्रॉब्लम इन एनपी कैन बी क्विकली, दैट इज पॉलिनोमियल टाइम ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एक्स। अब नाउ अंडरस्टैंड दिस वर्ड ट्रांसफॉर्म्ड, हमने हर जगह पे लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो कैन एनीवन टेल मी कि हमने ये ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, या आज के लेक्चर में कहीं पे? ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज है, ये वर्ड यहाँ पे ट्रांसफॉर्म यूज हो रहा है, क्या कहीं पे हमने यूज किया था इस वर्ड को? एज इट इज वर्ड ना यूज किया हो, मे बी इसका सिनोनिम यूज किया हो, मे बी इस वर्ड की एक्सप्लेनेशन करी हो, कुछ भी हो सकता है। नाउ लेट मी गिव यू वन क्लू फॉर दिस। हमने डिस्कस किया कि जो एल्गोरिदम एक्सपोनेंशियल टाइम थी, जब इससे पहले मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी, उसमें क्या था, एक्सपोनेंशियल टाइम सॉल्वेबल एल्गोरिदम एंड पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम। उसमें हमने क्या बोला था कि जो भी नॉन डिटर्मिनिस्टिक कैटेगरी की एल्गोरिदम्स हैं उनको हम ट्रांसफर करते हैं पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम में, मींस एक्सपोनेंशियल टाइम सॉल्वेबल एल्गोरिदम्स आर कन्वर्टेड इनटू पॉलिनोमियल टाइम एल्गोरिदम। तो वो कन्वर्जन भी तो ट्रांसफॉर्मेशन ही है ना। आप अभी के लिए वी सेड कि जिसका सोल्यूशन पास्ट में नहीं था तो वो क्या थी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक, ठीक है। आज की डेट में आपने किसी रिसर्चर ने, यू एज ए रिसर्चर, आपने उसका सोल्यूशन फाइंड कर लिया, आपने उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक एल्गोरिदम डिजाइन कर ली है, तो वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक से डिटर्मिनिस्टिक की कैटेगरी में आ गई, तो वो आपकी एनपी से किस कैटेगरी में चली गई है, पी कैटेगरी में चली गई है, फाइन। और उस टाइम पे क्या हुआ कि जो आज की डेट में एनपी है, आपको न्यू, आपको लगा, सपोज आप कोई प्रोजेक्ट ही बना रहे हो, तो उस टाइम पे क्या होता है, यू आर गिवन अ प्रोजेक्ट कि आपने ये चीज बनानी है, इसमें ये मॉड्यूल इंप्लीमेंट करना है, तो मेनी ऑफ द टाइम्स आप रेडीमेड कोड उठा लेते हो, बट समटाइम्स किसी चीज का अगर आपके पास सोल्यूशन अवेलेबल ना हो, कोई कोड अवेलेबल नहीं है, तो आप अपना लॉजिक डिजाइन करते हो। तो उसमें क्या होता है, उसमें हम रिसर्च गैप दे देते हैं कि हमने इतना कर लिया था, ये वाला पार्ट हमारी कोई लिमिटेशन थी, या इसका हम नहीं कर पाए हैं, बट इन फ्यूचर कोई और कर सकता है, या इन फ्यूचर आप भी उसका सोल्यूशन दे सकते हो। यही चीज होता है जब आप प्रोजेक्ट सबमिट करते हो। तो सेम थिंग क्या होगी, इट मीन्स आज की डेट में आपकी वो प्रॉब्लम, वो एल्गोरिदम नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, बट इन फ्यूचर जब आप एज ए रिसर्चर उस पर वर्क करोगे, जब कोई और पर्सन उस पर वर्क करेगा, तो वो क्या बन जाएगी, सी कैटेगरी में चले जाएगी। सो दैट इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। सो दैट इज गिवन ओवर हियर कि कोई भी एनपी की कंप्लीट प्रॉब्लम क्या हो गई, हार्डेस्ट प्रॉब्लम है आज की कैटेगरी में, ठीक है। तो अभी वो हार्ड प्रॉब्लम है, दैट एक्स प्रॉब्लम इज एनपी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक है, ठीक है, हार्ड प्रॉब्लम है, अभी वो उसमें कन्वर्टेबल नहीं है, बट इन फ्यूचर अगर वो कन्वर्ट हो जाती है तो वो प्रॉब्लम एनपी कंप्लीट बन जाएगी। ना सी वंस अगेन दिस डायग्राम, एनपी हार्ड, हार्डेस्ट प्रॉब्लम, नो सोल्यूशन, नॉन डिटर्मिनिस्टिक। इन फ्यूचर क्या हो गया, अगर वो एनपी हार्ड की प्रॉब्लम का आप पी टाइम में सॉल्व कर सकते हो, तो वो कौन सी कैटेगरी में चले जाएगी,
एनपी कंप्लीट की कैटेगरी में, और जिसके लिए वो सोल्यूशन नहीं मिला वो कौन सी कैटेगरी में रह जाएगी, स्टिल एनपी हार्ड। अगर मैं आपको बोलूं कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर आपके पास, जब मैं आपको बोलूं कि दिस इज माय प्रॉब्लम, ठीक है, यू हैव टू फाइंड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। लेटर से मैं आपको बोलूं कि मुझे डेटा को फेच करना है, आपको मैंने एक टारगेट दे दिया कि मुझे अभी एक आप एल्गोरिदम ऐसे डिजाइन करके दो, इट मे बी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, कि जो वैक्सीनेशन है उसका इफेक्ट क्या है। आपको मैंने रिसर्च का टॉपिक दे दिया, गिव मी द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन ऑफ कोविड, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू हैव टू डिजाइन अ लॉजिक। डाटा एनालिसिस इज वन पार्ट, डाटा को गैदर करना वन पार्ट हो गया, बट डाटा को गैदर करने के लिए कोई लॉजिक डिफाइन करोगे, बट उसके लिए गैदर करने के लिए आपके पास सिंपल लॉजिक होगा, आपने डाटाबेस बनाना है, तो वो कौन सी कैटेगरी आ गई, दैट इज पी प्रॉब्लम। आपको लॉजिक पता है कि डाटा कैसे कलेक्ट करोगे, यू विल बी रीचिंग कोई हेल्थ मैंने जो भी आपके हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, कहीं ना कहीं से आपको जो इंटरनेट से डाटा मिल गया, डाटा कलेक्शन हैज बीन डन। अब आपने क्या करना है, आपने उस डाटा को एनालिसिस करना है टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ वैक्सीनेशन। तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, अब आपको एनालाइज करना इज नॉट अ मैनुअल प्रोसीजर, आपको कंप्यूटराइज करना पड़ेगा, और उस वो जो हमारी किसकी कैटेगरी में आता है, डाटा साइंसेज एंड मशीन लर्निंग। तो डाटा साइंसेज एंड मशीन लर्निंग में आज की डेट में वो क्या है, एनपी हार्ड है, हार्डेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज इस पे अभी वर्क हुआ ही नहीं है। यू आर नॉट एबल टू टेल द इफेक्टिवनेस ऑफ दैट वैक्सीनेशन। अगर आप रिसर्च करोगे, आप नेट पे भी स्टडी करोगे, यू विल नॉट गेट द करेक्ट रिजल्ट, जिस रीजन से वी कैन से वी आर नॉट एबल टू डिसाइड कि वैक्सीनेशन लें या ना लें, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम कौन सी कैटेगरी में आएगी, दैट इज एनपी हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अभी उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, उसके लिए जो लॉजिक डिजाइन करना है, जो एल्गोरिदम डिजाइन करनी है, वो एल्गोरिदम कैसे डिजाइन होएगी, यू आर नॉट अवेयर ऑफ दैट, तो अभी वो एनपी हार्ड की कैटेगरी में है। इन फ्यूचर अगर आप एल्गोरिदम डिजाइन कर लेते हो, बिकॉज लॉट्स ऑफ रिसर्चर्स आर वर्किंग ऑन दैट मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, कि जो इसके इफेक्टिवनेस को फाइंड आउट कर लेगी, तो वो एनपी हार्ड प्रॉब्लम क्या हो गई, यू हैव फाउंड द सोल्यूशन। वो एनपी हार्ड है बट एक्सपोनेंशियल टाइम में है, क्योंकि डाटा चेंज हो रहा है, फटाफट से आपके ग्राफ चेंज हो रहे हैं, डाटा एनालिसिस चेंज हो रहा है, तो आपकी एल्गोरिदम सॉल्वेबल है बट एक्सपोनेंशियल टाइम में है। तो इट मींस दैट इज नो मोर एनपी हार्ड, बट स्टिल फ्यू स्टेप्स आर सॉल्वेबल इन एक्सपोनेंशियल टाइम। तो वो कौन सी कैटेगरी आ जाएगी, दैट कैटेगरी विल बी एनपी कंप्लीट। क्लियर हो गया, बेसिक क्लियर हो गया, एनपी हार्ड, एनपी कंप्लीट एंड एनपी का। आई होप इससे इजी एग्जांपल मेरे पास नहीं थी आपको देने के लिए, लाइव एग्जांपल है, रियल लाइफ में आप इस चीज को देख ही रहे न्यूज वगैरह पे भी, ठीक है। बाकी आप इसको जो टेक्निकल एल्गोरिदम्स या नंबर ऑफ एल्गोरिदम्स आर अवेलेबल, जो हम करेंगे अभी डिस्कस, कि ये एनपी हार्ड है, ये एनपी कंप्लीट है, जो हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग है, वी विल आल्सो डू दैट आल्सो, बट दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल इफ यू वांट टू रिलेटेड विद एनपी हार्ड एंड एनपी कंप्लीट, ठीक है। दैट कैन बी द सिंपलेस्ट प्रॉब्लम, so it's a simple problem, I don't have to give you, ठीक है। now here we say, in other words, but we can say x is np, x जो है वो नॉन पॉलिनोमियल टाइम डिटर्मिनिस्टिक एल्गोरिथम है, ठीक है। एवरी प्रॉब्लम इन np इज रिड्यूसिबल टू x, हर एक वो प्रॉब्लम आप x में रिड्यूस कर सकते हो, so that we make np complete. So interesting fact यहाँ पे क्या है, if any one of the complete problems was to be resolved quickly, then all np problems can be solved quickly. means अगर ये मेरी suppose ये 5 algorithms है, 1 2 3 4 and 5, ये 5 एल्गोरिदम एक्सपोनेंशियल टाइम में सॉल्वेबल है। तो इसमें आप क्या करते हो, अगर मेरी फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, इसके लिए सोल्यूशन आपको मिल गया, पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल बन गई है, तो बाकी की ये सारी प्रॉब्लम्स है वो भी पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल बन जाएंगी। अब इसमें क्या होगा कि आप इनमें क्या फाइंड आउट करोगे, कोरिलेशन, ठीक है। यू कांट से कि ऑल आर इन द सेम क्लास, ठीक है। अगर मैं आपको ये आपकी क्लासेस ही बनाए, स्टूडेंट्स की क्लासेस होगी, आपके अलग अलग सेमेस्टर्स होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, तो वो ग्रुप्स किसी कोरिलेशन के बेस पे बने हुए हैं, ठीक है। 6th सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, वो क्या है, सभी में कोई ना कोई कोरिलेशन होगी। तो अब ये नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो एल्गोरिदम्स है, जो एक्सपोनेंशियल टाइम सॉल्वेबल है, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, क्या टारगेट है, अगर हमें एनपी हार्ड की कैटेगरी से उनको एनपी कंप्लीट में लेके जाना है, यस, ठीक है, उनको पॉलिनोमियल टाइम में आपने लेके जाना है, तो इट मींस फर्स्टली यू हैव टू फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन दैट, ठीक है।
So NP complete, we say this is the technical definition of NP complete. It says that decision problem L. L is any problem. Is NP complete if L is in NP? वो NP भी है. Any given solution for NP complete problem can be verified quickly, but there is no efficient known solution. Don't ever forget the word known. ठीक है, वी आर सेइंग कि दिस इज अननोन. सोल्यूशन अभी अननोन है. सोल्यूशन ये नहीं है कि सोल्यूशन है ही नहीं है, क्योंकि देयर इज नो प्रॉब्लम जिसका कोई सोल्यूशन ना हो. फ्रॉम कंप्यूटर साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, कोई भी अगर आपके पास लॉजिक डिजाइन कर लोगे, उसके लिए प्रोग्रामिंग आप करके उसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. दैट्स व्हाई दिस इज द मोस्ट डिमांडिंग फील्ड इन टुडे. आईटी कितनी डिमांड क्यों है? बिकॉज विद द हेल्प ऑफ एल्गोरिदम्स, with the help of designing their logics, you can quickly find solution to that problem. But remember, जो solution है वो exponential time में नहीं होना चाहिए, क्योंकि nobody is going to wait. इतना आप ये नहीं है कि आप कंप्यूटर को क्यों यूज कर रहे हो, so that you can get quick results. अगर quick results ही नहीं मिल रहे हैं, वो exponential time ले रहा है rather than taking polynomial time, then that will be non-deterministic hard problem. NP हार्ड प्रॉब्लम की कैटेगरी में आएगी. एंड एज अ रिसर्चर, एज अ गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर, आवर टारगेट इज टू डिजाइन एन एल्गोरिथम that is solvable in polynomial time. So this is the thing that is given in this technical definition. It's not that much difficult. It's just the logic that you should understand. Deterministic, non-deterministic, what are polynomial time, non-polynomial time, ठीक है, NP hard and NP complete. ये इनका क्या लॉजिक है, इस कैटेगरी में कौन सी आएगी, उसके बाद में जस्ट यू हैव टू convert them. Conversion कैसे करोगे? That is again easy, nothing to worry about. So LP is NP. Any given solution for NP complete problems can be verified quickly, but there is no efficient known solution. So in this case, every problem in NP is reducible. हर एक NP problem reducible होती है L polynomial time में. So a problem is NP hard if it follows two properties. अब इसमें दो properties है जो आपको assure करनी है, ठीक है. It doesn't need to follow property 1. Therefore, NP complete is a set, is also a subset of NP hard set. NP hard का एक subset है आपका NP complete problem. ठीक है. Now let us discuss the problem of satisfiability. SAT problem. आप पुराने अगर डा के पेपर्स भी देखोगे या important questions of डा सब्जेक्ट देखोगे, तो उसमें लिखा होता है define SAT problem 2 marks में. So again, SAT problem is nothing to worry about. This is again easy to understand. SAT means the satisfiability problem. SAT doesn't mean anything else. It is satisfiability problem, and this is the answer to your correlation problem. So we discussed that if any problem, non-deterministic problem, that is solvable in polynomial time, then similar type of exponential problems can be solved in that polynomial time only. So, but there was a question, that is how to relate these problems. So here we have to find one base problem. So in this case, we are considering the base problem as a satisfiability problem. तो इसमें हम जो base problem हमने identify करनी है, तो वो कौन सी problem है? Satisfiability problem, जिसको हम in short बोल सकते हैं SAT. ठीक है. So what is this SAT problem? Let us discuss. So it is simply Boolean satisfiability or simply SAT problem of determining a Boolean formula in satisfiable or unsatisfiable. What is satisfiability? Satisfiable, it says anything that is returning true. अगर आपको मैं बोलूं suppose there is no COVID and the situation gets normal, you will be coming to campus. ठीक है. So it means you are returning answer true. जो आपने डिजिटल में भी की है ये वैल्यूज ट्रू फॉल्स बूलियन लॉजिक, तो वही बूलियन लॉजिक है वो satisfiability problem, SAT problem है, वो डिस्क्राइब करती है. It simply says if the boolean variables can be assigned a value such that formula turns out to be true, then we say that the formula is satisfiable. Unsatisfiability क्या होगी? Reverse of this. If it is not possible to assign such value, then we say that the formula is unsatisfiable. जो हमारी SAT problem है, remember this is NP complete problem. SAT problem earlier non-deterministic hard problem है, आप नहीं बता सकते कि इसका रिजल्ट ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा, बट लेटर ऑन बाय अप्लाइंग सर्टेन लॉजिक ये आपकी प्रॉब्लम जो है वो NP complete कैटेगरी में रिटर्न हो जाती है. सो इन दिस केस we are dealing with this case conjunctive normal form.
CNF. Anybody have any knowledge about CNF and DNF? Now let me give brief about that. Suppose मैंने एक कंडीशन लिखी A, ठीक है, और यहाँ पे मैंने यूज किया A और B. ये कंजंक्शन डिस्जंक्शन होती है A और B, और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ C और D. तो इसमें मेरे पास क्या है, जो इनर ब्रैकेट्स हैं वो पहले सॉल्व होता है जो ब्रैकेट के इनसाइड होता है. तो दिस इज डिसजंक्शन, और है यहाँ पे, और जो कॉमन है इनमें वो क्या है, एंड. So this is conjunction. So this is known as conjunction of disjunction. CNF. Conjunctive normal form says conjunctions of disjunctions. अगर मैं इसका रिवर्स कर दूं, अगर मैं ये स्टेटमेंट रिप्लेस कर दूं, यहाँ पे मैं कर दूं A and B, ठीक है, और यहाँ पे मैं यूज कर लूं और करके C and D, तो मेरी ये प्रॉब्लम क्या बन गई है, disjunction of conjunction. This is disjunction. दिस इज डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शन. तो ये क्या होगी, DNF. अगर कंजंक्शन ऑफ डिसजंक्शन है तो वो CNF है, अगर डिसजंक्शन ऑफ कंजंक्शन है तो वो क्या है, DNF है. जो अब आपकी सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम है, इट इज बेस्ड ऑन CNF, कंजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म. तो CNF इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्ट ऑफ सम्स. इसकी एक अनदर डेफिनेशन होती है CNF की, प्रोडक्ट ऑफ सम्स की, ठीक है. So here we say CNF is a conjunction. Conjunction means and clause where every clause is a disjunction. तो इसमें दो clauses है. This is clause 1 C1. This one is clause 2 C2. ठीक है, तो ये दो clauses के लिए अगर disjunction होगी तो वो DNF है. अगर इन clauses के लिए आपके पास conjunction होती है तो वो आपकी CNF आ जाएगी. So in this case जो हमारी ये SAT problem है, it limits the problem of SAT to only those Boolean formulas which are expressed as CNF with every clause having two terms. So that's why it is called 2NF, 2CNF. अगर तो कोई भी conjunction या disjunction सिर्फ दो variables में है तो वो 2CNF है. अगर multiple variables में, more than two variables में है तो वो simply CNF है. ठीक है. Now let us see the example of this two set problem. Now see what is happening in this case. This is a condition F. It says A1 or B1 and A2 or B2 and A3 or B3 and so on up to AM or BM. तो जो ये example है, this example is it CNF और DNF? Conjunctive normal form है या disjunctive normal form है ये example? Yes, anyone? Conjunction over disjunction. हाँ, this is conjunction over disjunction. So this is CNF. और SAT प्रॉब्लम क्या है, वो इसी पे बेस्ड है. ठीक है, तो जो हमारे पास जो हमें प्रूव करना है ना, 0-1 नैपसैक हम करेंगे. तो जो आपकी 0-1 नैपसैक है, यू विल सी द वंडर कि वो नॉन डिटर्मिनिस्टिक से P कैटेगरी में कैसे आई है. आपने एक सिंपल सेटिस्फाइएबिलिटी प्रॉब्लम पिक करी जिसमें आप जो आपके बुलियन लॉजिक्स है कि अगर 1 और 0 हो तो आंसर क्या आएगा उस केस में, जो आप सम एंड उसकी प्रोडक्ट वगैरह करते हो ना डिजिटल के टर्म्स में. अगर आप इसको प्रोनाउंस करोगे, आप बोलोगे प्रोडक्ट ऑफ समथिंग, सम ऑफ समथिंग, यही चीजें होती है. तो वही प्रोडक्ट एंड सम को हमने कंप्यूटर साइंस के टर्म्स में रिप्लेस कर दिया विद कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन और एंड. इन चीजों में हमने कन्वर्ट कर लिया और कुछ नहीं किया, तो वो हमारी बेसिक सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम बन गई है. सो इन दिस केस वी से गिवन CNF विद ईच क्लॉज हैविंग टू टर्म्स. अब सभी में टू टर्म्स है, A1 B1. So this or is between two terms, this or is again between two terms, this or is again between two terms and so on. So that's why it is known as two set problem. ठीक है. So in this case the possible result होगा वो true या false आएगा. Now see in this case input is given this thing. So this is 1 or 1. 1 और 1 क्या आएगा, 1 और 1 1. ठीक है. ओके उसके बाद में तो इट मीन्स यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं 1. फाइन. अब आ जाओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्लॉज C2 क्लॉज. इस क्लॉज में क्या है, दिस इज 1, दिस इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1. क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लीमेंट 0 हो जाएगा. तो 1 और 0 क्या आएगा, 1 1 और 0.
कुछ बहुत डिफिकल्ट नहीं पूछा आपसे? 1. Okay. Now One. let us solve for the let us solve for the last clause. Last clause. तो इस केस में अगर आप देखो, दिस इज सपोज अगर x1 आपका पहले 1 था और अगर आप उसको भी कंसीडर कर रहे हैं इसका कॉम्प्लीमेंट 0, तो सिमिलरली इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? x2 वी वर अज्यूमिंग एज 1, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? अगेन 0. तो 0 और 0 क्या आ गया? 0. तो इस केस में भी आउटपुट आ गई 0. अब तीनों की कंजंक्शन कर दो, 1 एंड 0, तो वो आउटपुट क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी इस केस पे. ठीक है. तो सिमिलरली आपके पास अगर आप इनकी वैल्यूज को इंटरचेंज करके देखोगे 1 और यहाँ पे आप 0 ले लोगे. ठीक है. हमने क्या जूम किया था कि x1 भी 1 है, x2 भी 1 है, तो आप मल्टीपल वैल्यूज पुट करके देख सकते हो. लाइक इन दिस केस x1 को अगर फॉल्स ले रहे हो मीन्स 0 ले रहे हो, x2 को आप ट्रू ले रहे हो, तो उस केस में आपकी जो फाइनल रिजल्ट आएगा जब आप इसमें वैल्यू पुट करके देखोगे तो वो आएगा 1. तो इट मीन्स वो क्या आंसर 1 इज सिमिलर टू ट्रू. तो अगर वो ट्रू है तो उस केस में एक्सप्रेशन क्या हो जाएगी? सेटिस्फाइएबल. ठीक है. सिमिलरली इस प्रॉब्लम के लिए आप वैल्यूज को पुट करके देख लेना. x1 के लिए 1 2 3, और इस प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करोगे, पीपीटी ऑलरेडी शेयर्ड है गूगल क्लासरूम में ये वाली. ठीक है. तो इसको आप सॉल्व करके देखिएगा, यू विल गेट दिस टाइप ऑफ आंसर्स. सो दिस इज नोन एज सेटिस्फाइबिलिटी. सेटिस्फाइड इज नथिंग एल्स. आप इसमें वैल्यूज पुट कर रहे हो एंड और पे बुलियन लॉजिक के बेस पे आप उसको रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं सेटिस्फाइबिलिटी. तो मैंने क्या किया, एक पिक बेस प्रॉब्लम पिक कर ली है, सेटिस्फाइबिलिटी की प्रॉब्लम. उस बेस प्रॉब्लम के बेस पे अब आप क्या करोगे? सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम्स को, अब इसमें जो आपको सोल्यूशन आया वो आया पॉलिनोमियल टाइम में. नाउ योर एनपी हार्ड वाज कंप्लीटेड टू एनपी प्रॉब्लम. ठीक है. और इन दिस केस वी आर कंसिडरिंग स्टैट प्रॉब्लम इज एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम. नाउ लेट अस फर्दर एक्सप्लोर इट. अब इसमें हमने जूम कर लिया वैल्यू फॉर एक्स है, दैट इज x1 x2 एंड x3. CNF formula we are applying in this case. In this case we are saying x1 और x2 और x3. अगर इनके लिए पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेते हो, लेट अस अप्लाई परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑन दिस और प्रोबेबिलिटी. तो इस केस में x1 x2 x3 की जितनी पॉसिबल वैल्यूज होंगी वो क्या कितनी होंगी? 2⁻3. कितने टोटल आपके वेरिएबल्स हैं? वी आर हैविंग 3 वेरिएबल्स, वन इज x1 x2 एंड x3. तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने होती है? 2⁻3. सो दैट इज 8. तो इस केस में हमारे पास कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. 8 ही सोल्यूशंस बनेंगे, इससे ज्यादा तो नहीं ना बन सकते. दिस इज जस्ट अ मैथमेटिकल लॉजिक. ठीक है. तो आपके पास 2⁸8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनेंगे. So all the possible combinations we have written down over here. One combination will be 001 001 010 011. सारी possibilities आपने put कर ली. You will get total 8 possibilities. ठीक है. अब इसके बेस पे you are getting this clause 1 और clause 2, और इन values के लिए आप इस पे clause पे testing कर सकते हो. You will get answer either as 0 or 1. ठीक है. Now we can draw same type of things. Now firstly tell me, is this problem exponential or is this problem polynomial? Polynomial? No, it is not polynomial. How can you call it polynomial? देखो इसको सॉल्वेबल पॉसिबिलिटीज क्या है? 2⁻3. इट मींस यहाँ पे अगर मैं फ्रीज कर दूं 2⁻n, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी आ रही है? 2⁻n कॉम्प्लेक्सिटी है इसकी. तो 2⁻n is not polynomial, it is exponential. This is exponential value. Fine. So अगर अब मेरे पास इस टाइप से है 2⁻3, अब यहाँ पे 3 वेरिएबल से अगर यहाँ पे x4 वेरिएबल यूज हो जाएगा, 2⁻4 बन गया. तो अगर इसको हम सेग्रीगेट कर ले, सिंप्लीफाई कर लें, ठीक है, लाइक हमने जब प्रॉब्लम्स करी थी, सॉल्व करी थी कुछ लॉजिक्स को के एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आ जाते हैं कॉम्प्लेक्सिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए. तो सेम चीज अगर हम इस नंबर ऑफ वेरिएबल्स को रिप्लेस कर देते हैं n से, तो वी आर गेटिंग कॉम्प्लेक्सिटी 2⁻n. तो वो 2⁻n जो है इट इज एक्सपोनेंशियल टाइम, रिमेम्बर. ठीक है. सो टिल हियर वी आर सेइंग कि जो हमारी जो ये प्रॉब्लम है ये एक्सपोनेंशियल टाइम सॉल्वेबल प्रॉब्लम है. सो कैन यू ड्रॉ अ ट्री फॉर स्टेट स्पेस ट्री फॉर दिस? अगर मैं इसके लिए स्टेट स्पेस ट्री बनाऊंगी तो किस टाइप से बनेगा? सपोज वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम वन थिंग. ठीक है. यहाँ से स्टार्ट करते हैं रूट नोड से. तो मेरे पास अगर मैं x1 को पुट करूंगी तो क्या पॉसिबिलिटीज है?
x1 की वैल्यू क्या होगी जब 1 होएगी, या फिर क्या होएगी 0 होएगी। ठीक है, सिमिलरली आप इस लॉजिक इस लेवल पे आ गए हो। इस लेवल पे भी अगर आप पुट करोगे, लेटर से यहाँ पे हम पुट करते हैं x2 को, तो x2 की वैल्यू क्या होएगी 0 और 1। सिमिलरली इसके लिए भी जब आप पुट करोगे x2 की वैल्यू क्या होगी इधर 0 और 1। अब आपके पास 2 पुट हो गया। जब आपके पास 2 पुट हो जाएगा तो फिर आप क्या करोगे x3 को पुट करोगे। सिमिलरली x3 की वैल्यू जा तो 0 है या 1 है और कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जहाँ 0 आएगा यहाँ फिर 1 आएगा। सिमिलरली यू कैन ड्रॉ स्टेट स्पेस ट्री फॉर दिस ऑल्सो। तो ये क्या बन जाएगा, सारी पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर करते हुए x की वैल्यू जब 0 है जब 1 है, बिकॉज वी आर टॉकिंग फ्रॉम बुलियन लॉजिक। बुलियन लॉजिक में ट्रू और फॉल्स दो ही चीजें होती हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी क्या होगा 0 और 1 होगा नॉर्मल सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम में। ठीक है, नाउ हैव अ लुक एट द कंप्लीट ट्री फॉर दिस। तो यही होगा कंप्लीट ट्री जो हम ड्रॉ कर रहे थे। दिस इज रूट नोड, x1 की वैल्यू इट मे बी इधर 1 और 0। जब x1 पुट कर दिया, एक्सप्लोर फॉर x2, x1 के बाद जब इस ब्रांच को आप एक्सप्लोर करोगे x2 विल बी इधर 1 और 0। सिमिलरली x1 के बाद अगर आप, दिस इज अगेन फॉर x2। ठीक है, दिस इज अगेन फॉर x2, x2 की वैल्यू 1 और 0 होएगी। दिस इज डन। आफ्टर दैट यू हैव मूव टू दिस लेवल। तो इस लेवल पे x3 को पुट कर रहे हो, x3 की 1 होएगी जहाँ 0 होएगी। सो दिस इज द कंप्लीट स्टेट स्पेस ट्री। जस्ट लाइक वी ड्रॉ द ट्री फॉर बैक ट्रैकिंग एंड ब्रांच एंड बाउंड में भी हमने स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ किया था। सिमिलरली वी आर डूइंग इट ओवर हियर। सो till now if we take this vertex as 2 raised to power n, it is also taking exponential time. So exponential time taking algorithms are a non-deterministic algorithms, but we know how we are moving. We are able to draw the state space tree for this. ठीक है, हमने बहुत इजीली स्टेट स्पेस ट्री ड्रॉ कर लिया। हमने क्या किया था, जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स है 2 raised to power number of variables, we got set of possibilities. From those set of possibilities we are also able to draw the state space tree. तो जब हम state space tree draw कर पा रहे हैं, it means we have found the logic how we have designed the algorithm. Although the algorithm is exponential time solvable, but we know the logic for that. It means that problem which was earlier the hardest one, that was under the category of NP hard, is now NP complete category problem, because for that you are able to find certain solution, and that is NP also and that one is NP hard also. So from this we can say कि जो हमारी SAT problem है, ठीक है, और satisfiability problem है या two set problem है, that is a category of NP complete problem. Clear हो गया basic of NP hard NP complete का? So this is not difficult. जब आप ना क्या करते हो, कई बार अपने सीनियर से या किसी से भी सुनोगे ना कि नो 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 दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, दैट इज एनपी हार्ड एनपी कंप्लीट, दिमाग से निकाल दो उसको, बोलो तेरे को डिफिकल्ट लगता है, मुझे डिफिकल्ट नहीं लगता, बिकॉज दिस इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। ठीक है, दिस इज जस्ट इजी टू अंडरस्टैंड। और अगर एक बार समझ आ गया आपको एल्गोरिथम्स में नॉन डिटर्मिनिस्टिक, डिटर्मिनिस्टिक, एनपी हार्ड एनपी कंप्लीट विल गो एज इट इज। ठीक है, जो एल्गोरिथम के ये बेस 3 कैटेगरीज है जिनमें आपकी एल्गोरिथम लाई करेगी, ये आपको पता होना चाहिए हर एक स्टूडेंट को। चाहे डोंट थिंक कि सिर्फ डागा एग्जाम क्लियर करना है, नो, रियल लाइफ में जब आप वर्क करोगे तो यू हैव टू वर्क ऑन द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द एल्गोरिथम। ठीक है, आपको जब भी कोई प्रोजेक्ट आप मार्केट में सेल करना है, आपको उसकी कम्प्लेक्सिटी लेवल यू शुड नो। तो वो सारी चीजों का बेस आपका एनपी हार्ड एनपी कंप्लीट फॉर्म करेंगे। जोमटोटिक नोटेशंस में हमने इनकी रिप्रेजेंटेशन करी थी, डेको, गामा एंड थीटा। अब एनपी हार्ड एनपी कंप्लीट में हम क्या कर रहे हैं, उसी कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे एल्गोरिथम को किसी कैटेगरी में पुट कर रहे हैं। ऑलवेज रिमेंबर, चाहे आप एनपी से स्टार्ट करो, नॉन डिटर्मिनिस्टिक से स्टार्ट करो, बट एट द एंड आपको एक सोल्यूशन देना होगा जो जा तो नॉन डिटर्मिनिस्टिक कैटेगरी में दे दो, या फिर इन फ्यूचर उसका फ्यूचर स्कोप दे दो कि फ्यूचर वर्क क्या है उसका, कि फ्यूचर इन फ्यूचर वर्क दिस नॉन डिटर्मिनिस्टिक इंस्ट्रक्शंस can be replaced with the deterministic instructions, polynomial time solvable instructions only. ठीक है, so now tell me, can I relate this problem with 0-1 knapsack? Any student?
Yes, ma'am. अब मैंने एक स्टेट स्पेस ट्री बनाया सेट प्रॉब्लम के लिए, जो सिंपली सेटिस्फाइबिलिटी प्रॉब्लम है, जिसमें हमने बुलियन लॉजिक को यूज किया 0 1 वाला। तो क्या मैं इस प्रॉब्लम को रिलेट कर सकती हूँ 0 1 नैपसेक से? Yes, ma'am. Yes, this can be easily related, क्योंकि 0 1 knapsack में क्या होता है, we are taking decision for every item. Suppose these are the 3 items, x1, x2, x3 are my 3 items. उसके लिए क्या डिसीजन होता है, either the item will be put or the item will be discarded. If the item is considered, then that is 1. If the item is discarded, then the item will be 0 for that. So x1 को अगर आप knapsack में put कर रहे हो, तो x1 के लिए 1 आ जाएगा, x और अगर नहीं पुट कर रहे हो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सिमिलरली अगर आपने x1 पुट करी है, सपोज x1 का वेट क्या था 5 और नैपसैक की कैपेसिटी क्या थी 8, तो इस केस में अब आपने x2 के लिए डिसीजन लेना है। सपोज x2 की जो कैपेसिटी है वो आपके पास हो 4, सॉरी x2 का जो वेट है वो 4 होगा, तो क्या करोगे, पुट करोगे या नहीं करोगे x2 को? नैपसैक की कैपेसिटी 8 है, x1 का वेट 5 था, हम इस ब्रांच को एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इट मींस मैंने x1 आइटम को पुट किया हुआ है बैग में, तो नैपसैक में 5 kg की एक आइटम ऑलरेडी है, और जो x2 के लिए डिसीजन लेना है उस x2 का वेट कितना है 4 kg। तो कैन यू पुट दैट 4 kg आइटम इनटू द नैपसैक और नॉट? No, ma'am. No, 5 ma'am. + 4 कितना हो जाएगा 9, तो नैपसैक की कैपेसिटी तो 8 थी, तो आप इस ब्रांच से कहां पे आ गए हो, x2 पे, ठीक है फाइन, यहाँ पे आ गए, तो आपकी ये ब्रांच क्या हो गई है, डिस्कार्ड हो गई है। अब इसके बाद में x1 एंड x2 आर इन नैपसैक, ठीक है, सॉरी x2 इज नॉट इन नैपसैक। अब आप x3 के लिए डिसीजन लोगे, नाउ से x3 का जो वेट है वो है 3 kg, तो x3 पुट हो जाएगी, तो x3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो सेम स्टेट स्पेस ट्री जो हमने यूज किया था for your knapsack problem, this is similarly being used in this category also. 0 1 knapsack के लिए भी आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। So this is known as how to find the similarity. We have used the satisfiability problem as the base problem, and from that satisfiability problem हमने क्या डिजाइन कर लिया, सिमिलर प्रॉब्लम। वी सेड कि अगर मेरी सेट प्रॉब्लम जो है वो मेरे पास पॉलिनोमियल टाइम सॉल्वेबल है, तो आई कैन ऑल्सो से कि ये वाली जो एल्गोरिदम 0 1 नैपसैक है, दैट इज सिमिलर टाइप ऑफ द प्रॉब्लम, इट कैन ऑल्सो बी solved in polynomial time. So this is known as finding out the relation based on the satisfiability. Now you can go through your syllabus, उसमें लिखा होगा satisfiability, reducibility, so they are nothing difficult topics. If you are suppose performing googling reducibility, satisfiability, you will be getting a number of topics on that. Don't get confused or stuck into that, ठीक है, फिर आपको ये लगेगा कि पता नहीं कितने की डिफिकल्ट चीज है। सो आई सजेस्ट यू डोंट गो विद दोज थिंग्स। सेटिस्फाइबिलिटी एंड रिडक्शन यही चीजें हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। नाउ सी 0 1 नैपसैक, तो 0 1 0 आइटम जहाँ तो 0 पुट होगी या बिल्कुल ही नहीं होगी, तो हर एक x1 x2 x3 के लिए इधर 0 और 1 डिसीजन विल बी टेकन, तो यही हमारी वैल्यूज बन जाएंगी, एंड सो ऑन अगेन 8 पॉसिबिलिटीज है 2⁻3। So in this case we have to say what is NP hard and what is NP complete. So we say all exponential problems are hard problems. जितनी भी exponential problems, exponential time solvable problems है वो सारी hard problems है, ठीक है। But as satisfiability we took it as the base problem, so we will consider it as NP hard problem. Now here we have to relate other exponential problems with satisfiability, and that procedure is known as reduction, ठीक है। तो जो भी प्रॉब्लम आप पिक करोगे एज द बेस प्रॉब्लम उसको हम बोलेंगे एनपी हार्ड प्रॉब्लम। बेस प्रॉब्लम्स आर ऑलवेज एनपी हार्ड प्रॉब्लम, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो भी एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स है, जब हम उनको रिलेट करके उनके लिए पॉलिनोमियल टाइम सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो वो हमारी प्रॉब्लम्स कौन सी कैटेगरी में चली जाएंगी, एनपी कंप्लीट की कैटेगरी में चली जाएंगी। और उस टाइम पे उसके लिए जो प्रोसीजर फॉलो होगा, दैट प्रोसीजर इज नोन एज रिडक्शन प्रोसीजर, दैट वी विल डू इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो रिडक्शन, रिड्यूसिबिलिटी, और देयर मे बी अदर सिमिलर टाइप ऑफ टर्मिनोलॉजीज दैट कैन बी यूज्ड, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पे आपको गिवन होगा रिड्यूसिबिलिटी, ठीक है।
तो वो हमारे पास इसी का पार्ट है, नथिंग एल्स. सो स्टेट स्पेस ट्री फॉर नैपसैक वी हैव ऑलरेडी डिस्कस. इसका भी स्टेट स्पेस ट्री यही बनेगा 01 नैपसैक का. So in this case, about this graph, we will be discussing in detail about this topic of reduction tomorrow. ठीक है? Clear? So any confusion till this topic? So I hope No, ma'am. NP hard and NP complete basics are clear to you. At the same time, you are knowing about basics of NP hard and NP complete, and then satisfiability till satisfiability we have covered. In tomorrow's lecture we will start with the topic